गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक कर लिए थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का विदाउट एडजस्टमेंट का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। और एक चीज़ और मैंने आपको बोला था कल के लेक्चर में आखिरी में, अगर आपने ध्यान से सुने होंगे, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के विषय में मैं बताना चाहूँगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन एंड करने के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए तो ये समझ के चलो कि आप कर लोगे, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट सिखा दिया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, अच्छे से आपको आता है, ठीक है। तो आप ऑपरेटिंग से बिल्कुल स्टार्ट कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन एंड करने के लिए हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ज़रूरत है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के विषय में हमको सीखना बहुत ज़रूरी है और इसको हम सीखते हैं अब, ठीक है। चलिए, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक बार फॉर्मेट हम रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट रिवाइज करना बहुत ध्यान से है ना, स्किप नहीं करना वीडियो। फॉर्मेट रिवाइज करने का मतलब ही ये है कि हम आखिरी तक पहुंचे एक रूटीन में, एक लय में, और फिर उसके बाद हम लोग आखिरी का अच्छे से डिटेल में समझें, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को सब कुछ स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं पूरा कैश फ्लो का, है ना। चलिए, ये फॉर्मेट है कैश फ्लो का। मैं ऊपर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे पर्टिकुलर रुपीस और रुपीस। चलिए, यहाँ से अगर हम चालू करना चाहें तो सबसे पहले अपन ए डालते हैं। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है भैया आज। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए, चालू कहाँ से होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, है ना। टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सर, इसको क्या करते हैं? इसको वर्किंग नोट बनाते हैं, है ना। वर्किंग नोट 1 बनाते हैं और वो जो फिगर आता है उसको यहाँ लिखते हैं। सर, उसके बाद क्या? सर, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सर, कुछ कुछ चीजें होती है जिसको कुछ प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं। उसके बाद कुछ चीजें प्लस होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं। सर, उसके बाद हमको क्या मिलता है? उसके बाद हमको एक फिगर मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो, स्किप नहीं करना है ना। स्किप करने का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एक रिवीजन भी होता जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए सर, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सर, वर्किंग कैपिटल के कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। कुछ चीजें प्लस होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं। बेटा, अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी, तो प्लस होगा। इंक्रीज ऑफ करंट एसेट तो माइनस होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? सर, इसके बाद क्या है? सर, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस होता है डिक्रीज ऑफ या इन करंट एसेट, है ना। सर, माइनस होता है इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटी या डिक्रीज इन
करंट लायबिलिटी। सर ये जो उसके बाद फिगर बचता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है सर, इसके बाद माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। इसके बाद माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। सर इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाता है? हम लोगों को अपना फाइनल आंसर मिल जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट कैश इनफ्लो या फिर नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। इसमें लिख देते हैं नेट कैश इनफ्लो, माइनस में आया तो यूज्ड या फिर आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये फिगर अपन बाहर साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर माइनस में आया तो आउटफ्लो ऐसा, ठीक है। सर नेक्स्ट बता दीजिए। हाँ, बी डालते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इसमें कुछ चीजें प्लस होती हैं, कुछ चीजें माइनस होती हैं, कुछ नहीं देखना है आपको, बिल्कुल डायरेक्ट। मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बता दिया था जब मैं फॉर्मेट करवा रहा था, और जब मैंने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के विषय में बताया था कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए लगता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए कोई इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नहीं है, सारी चीजें डायरेक्ट है। मतलब इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन से पैसा आया तो प्लस कर दो, इन्वेस्टिंग ट्रांजैक्शन से पैसा आया तो माइनस कर दो। कुछ ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा आएगा प्लस करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा जाएगा माइनस करेंगे। अब जो अपने पास बचेगा बेटा, वो फिगर अपना क्या है, जल्दी से बता दीजिए। वो फिगर अपना है नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो या फिर यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। अपन बाहर लिखेंगे इसको, अगर माइनस में आए तो यूज्ड, ऐसे बाहर लिखेंगे। सर वैसे ही नीचे है, यहाँ पे वैसे ही नीचे है, क्या लिखेंगे? सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर बता दीजिए फटाफट कैसा करना है। सर जितनी चीजें फाइनेंसिंग से पैसा आ रहा है, जैसे लोन ले रहे हो आप, इंटरेस्ट सॉरी लोन ले रहे हो आप, शेयर्स इशू कर रहे हो आप, डिबेंचर इशू कर रहे हो आप, पैसा आ रहा है ना, कैश क्रेडिट ले रहे हो आप, ओवरड्राफ्ट ले रहे हो आप, ये सब चीजें प्लस होगी। अब इनका पैसा या इंटरेस्ट का पैसा पटा रहे हो, है ना, उसका पे ऑफ कर रहे हो, तो क्या आने वाला है यहाँ पे? माइनस आने वाला है। सर क्यों माइनस आने वाला है? क्योंकि पैसा जा रहा है, बिल्कुल सीधा है। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। यहाँ इनडायरेक्ट और वो ऑपरेटिंग वाला लफड़ा नहीं है यहाँ पे, है ना। ऑपरेटिंग वाला लफड़ा होता तो दिक्कत हो जाती। सर थोड़ा सा अपन, ओहो, ये फॉर्मेटिंग आगे कर लेते हैं, फिर अपन, वैसे भी वीडियो आप लोग 1.5x पे ही देख रहे हो, अगर 1.5x पे नहीं देख रहे हो, ज़्यादा पे देख रहे हो, तो बेटा रुक जाओ, 1.5x कर लो। मेमोरी पे रिटेन भी रहना चाहिए आप लोगों को चीज़ें, है ना। चलिए, इसके बाद अपन को जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जल्दी से बता दो। ये जो फिगर्स हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ कि प्लस करके है ये, और ये माइनस करके है ना। कुछ चीज़ें प्लस है, कुछ चीज़ें माइनस है। हाँ जी। अब ये जो फिगर मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा नेट कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्लस का माइनस का, ठीक है सर। अब इसके बाद ये देखो, आज का लेक्चर सही यहां से चालू हो रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। आपने ए डाले थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, ए डाले थे, ए, ये देखो, ये डाले थे ए
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनल आंसर आपका ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आया है, फाइनल आंसर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये आया है। ये नंबर है कोई, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ठीक है, उसको हमको ध्यान रखना है। सर फाइनल आंसर आपका बी, ये देखिए ये बी डाले थे आपने, ये बी, बी का आंसर आपका ये आया था फाइनल, या तो प्लस में या तो माइनस में। तो आपका ए ऊपर आ गया, बी ये नीचे आ गया, सी आपने क्या डाले थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये देखिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, इसका फाइनल आंसर आपके पास ये है। मतलब अपने पास इनर अमाउंट के कॉलम में सारी डिटेल्स आ गई और आउटर कॉलम में अपने पास फाइनल फाइनल आंसर चल रहे हैं, जो फाइनल आंसर अपने को काम है, ठीक है। तो और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, सारी डिटेल्स आप अंदर लिखेंगे और सारे जो फाइनल आंसर्स हैं वो बाहर लिखेंगे। एग्जामिनर को चेक करने में इजी होता है और आपको भी फायदा है क्योंकि डिटेल में नहीं जाएगा। अगर आपका आउटर कॉलम सही है इसका मतलब वो इनर कॉलम चेक भी नहीं करेगा, आप वो केवल फाइनल आंसर देखेगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर सही है, इन्वेस्टिंग का सही है, फाइनेंसिंग का सही है, और फिर उसके बाद जो देखेगा वो अपन अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत जरूरी चीज है ये जो मैं बता रहा हूँ, है ना, इसलिए ग्रीन पेन से लिख ले रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। चलिए, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, तीनों आउटर कॉलम के नंबर को प्लस करना पड़ेगा, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो अगर माइनस का है तो वो माइनस ही होने वाला है ना। जैसे आपका पहला आया मान के चलो 10,000 सपोज, दूसरा आया -2,000 और तीसरा आया -5,000, ये फाइनेंसिंग का, ये आपका आया ऑपरेटिंग का, ये आपका आया इन्वेस्टिंग का और ये आपका आया फाइनेंसिंग का, ठीक है। पूरा ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, अगर ये नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो कर पाओगे, ठीक है। सर ऑपरेटिंग पूरा, इन्वेस्टिंग पूरा, फाइनेंसिंग पूरा, फाइनल आंसर ये है। अब इन तीनों को आपको प्लस करना है, ठीक है। 10 में से प्लस करोगे -2,000, प्लस और माइनस माइनस होंगे, 10 में से 2 गया 8 बचा। अब 8 में से प्लस करोगे -5,000, 8 प्लस 8 प्लस -5,000, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 8,000 -5,000 कितना होता है 3,000। तो बेटा आपका फाइनल आंसर क्या बचा 3,000, बस यही चीज हमको निकालना है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा क्या नाम से लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से, अगर ये प्लस में आया है 3,000 तो आप लिखेंगे नेट इंक्रीज। अगर यहाँ कोई फिगर आ जाता प्लस करके तीनों को जो माइनस में चला जाता तो हम क्या लिखते बेटा, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओ ठीक है, ओके सर, यहाँ पे आप लिख दीजिए वो फिगर जो आपका आया है, प्लस में आएगा तो प्लस में, माइनस में आएगा तो माइनस में, ब्रैकेट बनाकर लिख देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, इतना आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को रोक कर, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर हम लोग ना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखकर प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का है ना, उसको हम लोग इसमें से प्लस करते हैं, मतलब इसको ऐसे प्लस करते हैं। बात समझ में आ गई। सर यहाँ एक ट्विस्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर अकेला दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तीन चीजें समाई हुई होती है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में वो तीन चीजों, दो चीजें और दी हुई है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा, तो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही प्लस करेंगे उसको, और उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर मानेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब या तो खुद कैश या तो कोई ऐसा कैश के इक्वल आइटम होना चाहिए, जैसे बैंक। बात क्लियर है, अगर आपको बैंक कैश इन हैंड दिया है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एट बैंक दिया है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और ध्यान से सुनना, आखिरी में करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, करंट इन्वेस्टमेंट एक हेड है बैलेंस शीट में, सबसे लास्ट वाला हेड है एसेट्स में, करंट इन्वेस्ट
हाँ, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहला एक सब हेड खुलता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आ रही है? बस वो भी इसी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही उसको ऐड करेंगे। तो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक तो खुद कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लिख लीजिए इसको, इसलिए मैं बोल रहा था कि पूरा सुनना बहुत जरूरी है। लिख लीजिए इसको। अच्छा, ये सारी चीजें प्लस करके ये वाला फिगर आएगा बेटा आपका। बस बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें करके ये वाला फिगर आएगा, जिसको आप लोग नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज में वो जो एबीसी प्लस करे थे ना, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ये जो प्लस करके ये वाला फिगर आया था ना, इसको इससे प्लस करना है। अब ये वाला फिगर कैसे आएगा? ये सारी चीजों को प्लस करना है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अक्सर आप लोगों को ना वर्किंग नोट या वो नोट्स टू अकाउंट्स में दे देता है, ठीक है? आप लोगों को देखना है, इग्नोर नहीं करना है। चलो सर, इसके बाद इसमें से इसको प्लस करके, इसमें से इसको प्लस करके अगर आपका ये फिगर आता है, कौन सा? इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? ये जो फिगर आ रहा है, अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में ही दिया होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका क्लोजिंग बैलेंस, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे जानोगे? सेम यही है, कैश इन हैंड प्लस करो, कैश एट बैंक प्लस करो, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस करो। अगर ये प्लस करके जो आंसर आता है आपके पास वो, और आपका ये जो आंसर आया है सॉल्व करने पे, ये इक्वल आया है, इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन सही किए हैं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसी का अपन एक क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना? टीएस गढ़ेवाल में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। टीएस गढ़ेवाल में इलस्ट्रेशन 51 दिया हुआ है, अब उसको अपन सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लिवा लिमिटेड। लिवा लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023 की, ठीक है? मतलब 23 यहाँ दिया हुआ है, 22 इधर दिया हुआ है, ठीक है? ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ते समय यही देखना है ना? चलो आगे। अब देखो, मैं बता रहा हूँ फुल फ्लैज क्वेश्चन जब दिया है तो क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन में आप लोग प्रैक्टिस करते समय नोट कर लेंगे सारी चीजें, तो आपको आंसर करते समय पूरा क्वेश्चन देख के ही आंसर मिल जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं आपको, ठीक है? सर बता दीजिए। सबसे पहले बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सबसे पहला हेड दिया हुआ शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर सबसे पहला सब हेड, ऑब्वियस सब हेड दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहाँ आने वाला है, कौन से एक्टिविटी का आइटम है बेटा? ये फाइनेंसिंग का आइटम है ना? आप लोग फाइनेंसिंग लिख लेंगे छोटे से पेंसिल से, ठीक है? चलो सर, माइनस करेंगे फाइनेंसिंग में कि प्लस करेंगे, देख लेते हैं। पिछले साल के अंत तक हमारे पास, या फिर इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का 1,80,000 था, और इस साल के अंत तक 2,10,000 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हमने 1,80,000 से 2,10 कर लिए, मतलब 30,000 का इशू किए होंगे, 30,000 के शेयर्स इशू किए होंगे, पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो फाइनेंसिंग में प्लस कर लेंगे, दैट्स इट। इतना इजी है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऐसा लिखेंगे, ठीक है? सर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 1 में दिया है, यहां नहीं देखेंगे हम, फिर नोट नंबर 1 चलेंगे, सीधे नोट नंबर 1 चलो। नोट नंबर 1 देखो, सरप्लस दिया हुआ है बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब 24,000 पिछले साल का बैलेंस था, पिछले साल का प्रॉफिट था, और इस साल का प्रॉफिट हमारा हो गया 1,32,000। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी डिफरेंस आता ना, देखो ये क्या है, ये ओपनिंग है बेटा, और ये क्या है, ये क्लोजिंग है ना? ये वाला जो आपका है, ये वाला ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हम लोग कहाँ करते हैं? वर्किंग नोट के पहले। हमको स्टार्ट ही यहां से लगेगा, कहां से बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कुछ नहीं लिखो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, वर्किंग नोट में आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इतनी बात क्लियर है सर? और बता दीजिए क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बेटा बोरोइंग क्या है? फाइनेंसिंग है, पहले लिख दो। बोरोइंग क्या है? फाइनेंसिंग है। हाँ, 1.5 लाख की 1.5 लाख ही है, इसको कहीं नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों सर? 1.5 का 1.5 है ना, ना बोरोइंग पटाया गया है ना लिया गया है, ना पैसा आया है ना गया है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। चलो सर, ट्रेड पेबल्स कहाँ आएगा बेटा? वर्किंग कैपिटल में। कहाँ? ऑपरेटिंग में। प्लस होगा कि माइनस होगा? 27,000 से 75,000 हुआ है और लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होता है, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे फटाफट और उसमें प्लस कर देंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्वेश्चन ही पढ़ना सिखा रहा हूँ अभी, तो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, आंसर तो अभी अभी कराना ही चालू नहीं किया आपने, है ना। चलिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये एक हेड है जिसमें अंदर एक सब हेड खुला है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। वैसे वो हेड ही माना जाता है, फिर उसके अंदर कुछ कुछ टेंजिबल, इंटेंजिबल, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। चलो, 2,52,000 रुपए से 2,94,000 हो गया, मतलब बढ़ गया है, मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदे होंगे। ये इन्वेस्टिंग का आइटम है बेटा, इन्वेस्टिंग में माइनस होगा क्योंकि पैसा गया है, बढ़ा जरूर है, एसेट बढ़े जरूर हैं, लेकिन हमें पैसे से मतलब है पैसा गया कि आया, तो एसेट खरीदने में पैसा गया होगा बेटा। बात समझ में आ रही? अब किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर उधारी में खरीदे हो, तो बेटा उधारी में खरीदेगा तो देगा तो अलग से बता देगा, तो हमको उस समय नहीं होगा। अभी तो हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं, एडजस्टमेंट जब होगा तो हम उधारी वाला प्रश्न भी करेंगे, ठीक है सर। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बेटा ये भी इन्वेस्टमेंट का आइटम है, 18,000 से 48,000 हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हमने इन्वेस्ट किए हैं, पैसा दिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, माइनस करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है? इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस से पैसा जाता है, जिसके पास भी इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो पैसा गया तो माइनस। हाँ जी, करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल, ओहो, अब भी पढ़े क्या कुछ अपन ने? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस करेंगे, ये देखो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, ये प्लस कर देंगे, मतलब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा? 24,000 प्लस 54,000, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? 9,500 प्लस 60,000, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इतनी बात क्लियर है? चलो सर, इन्वेंट्रीज, बेटा इन्वेंट्रीज करंट एसेट होती हैं, करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल होगा, है ना सर। माइनस होगी कि प्लस? देखो बढ़ा है, माइनस, करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस, देखो ये भी बढ़ा है, 17,500 से 40 हुआ है करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल ये भी माइनस, ट्रेड रिसीवेबल। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही नहीं करना अब, मतलब पढ़ना नहीं है, करना तो पड़ेगा। सर एक बात और बता दूं मैं, थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, जो उसको ध्यान से सुने। इतना आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में इतने आसान क्वेश्चन ही आते हैं, ये देखिए, दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये दिल्ली के पेपर में, सीबीएसई के दिल्ली के पेपर में 2014 में आया था। बात समझ में आ गई? इतने आसान क्वेश्चन दिल्ली वाले भी दे रहे हैं। दिल्ली का पेपर ना थोड़ा हार्ड होता है, अपना जो ऑल इंडिया, इसमें अगर आपको दिल्ली के बाहर का आया होता तो ऐसा लिखा होता ऑल इंडिया या फिर सीबीएसई, ये दिल्ली के पेपर के, दिल्ली के बाहर का पेपर है। दिल्ली सीबीएसई अलग पेपर बनाता है अपने लिए, थोड़े से हार्ड होते हैं वो पेपर, ठीक है। तो ये अगर हार्ड है तो इजी कितना होगा, आप सोच सकते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर का लेवल क्या होने वाला है। बस आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, एक आध क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक आध पॉइंट घुमाएगा, अगर वो आपने सॉल्व कर लिए तो आपको पूरा पेपर सॉल्व करते बन जाएगा, ऐसा है, और ऐसा ही होता है, हर क्वेश्चन में छोटा 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 पॉइंट घुमाता है वो, आपने वो पॉइंट सॉल्व कर लिए, आपको वो ट्रिक आ गई, तो बस आपको पूरा पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आंसर सॉल्व करना चालू करते हैं। मेरे सामने मैं क्वेश्चन रख लेता हूँ,
मेरे सामने मैं क्वेश्चन रख लेता हूँ। आप लोगों के पास टीएस गढ़ेवाल हो तो बेटा टीएस गढ़ेवाल आप लोग खोल लें, और ना हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं दिखाते जाऊंगा, कराते जाना उसमें। ये कौन सा पेज है? 59 पेज नंबर है। चलो ये आ गया मैं। चलिए ये आ गया मैं क्वेश्चन में। 57 पेज नंबर पे इसका क्वेश्चन स्टार्ट था। ओके, चलिए वन बोर्ड, ओपन बोर्ड पर चलते हैं। न्यू पेज पे पहले फॉर्मेट बना ले। फॉर्मेट बनाकर अपन चालू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के बेसिक्स नहीं भूलना है ना, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी। शुरुआत कहाँ से करनी है, बिल्कुल एक्साइटमेंट में एकदम शुरू नहीं कर देना है। आप लोगों को जो सिखाया गया है कि सबसे पहले हेडिंग डालो, कंपनी का नाम लिखो, ये सब में मार्क्स मिलते हैं, है ना, ये सब गिना जाता है। और अगर नहीं लिखोगे तो कटेंगे ज़रूर। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा अपने को, जल्दी बता दीजिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे ब्लू पेन से। ऐसा कुछ है क्या कि ब्लैक पेन से ही देना है? ऐसा मेरे ख्याल से आ गया है कि ब्लैक पेन से ही करना है सॉल्व, ब्लैक बॉल पेन से आपका पेपर। थोड़ा सा वो पढ़ लेना यार, मेरे को पता नहीं है ना। लीवा लिमिटेड है क्या मेरे ख्याल से? हाँ। सबसे पहले कंपनी का नाम डालेंगे लीवा लिमिटेड, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नीचे करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हाँ जी, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर आधा नहीं लिखना है, पर्टिकुलर रुपीस। हाँ जी। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चालू कहां से करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सुनो, वर्किंग नोट देने से पहले एक बार ये सोच लेना है कि सर वर्किंग नोट, ये वाला जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट है बेटा, उसमें अपने को कितने आइटम्स दिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे याद है कि केवल ये जो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट नंबर में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब एक ही पॉइंट दिया हुआ है, क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग। ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना प्रपोज डिविडेंड है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना रिफंड ऑफ टैक्स है, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है। तो बेटा वर्किंग नोट अलग से बनाकर क्या करेंगे, है ना, टाइम खराब होगा। उससे बेहतर है अपन यही कर सकते हैं ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर यही बता दीजिए कितना था। वर्किंग नोट पे चलो, वर्किंग नोट पे आओ। ये था, क्लोजिंग था 1,32,000 माइनस 24,000। इधर कैलकुलेटर खोल लूं भाई मैं, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैं यहाँ फास्ट करवा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पेपर नहीं देना है ना, इसलिए मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, और यूज करना अभी भी अगर कर रहा है कोई कैलकुलेटर यूज, कैलकुलेटर से प्रैक्टिस, और ये सोच रहा है कि देखा जाएगा, हम तो वहां कर लेंगे, तो बेटा फिर देख लेना, मेरी याद करेगा कि सर ने समझाए थे, ऐसी तैसी हो गई, 4-5 क्वेश्चन बच गए, छूट गए, है ना, बड़े बड़े। तो इसलिए चलिए 1,08,000 से अपन क्वेश्चन चालू करेंगे। सर इसके बाद बता दीजिए, इसके बाद देखो, इसके बाद ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है क्या? जहां तक मैं क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ एडजस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं दिया है ना, एडजस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। एक बार और देख लेते हैं अपन इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं से कम हुआ है क्या? नहीं, दोनों बढ़े ही हैं, मतलब डेप्रीसिएशन वगैरह तो नहीं लग रहा है। तो एक बार और देख लेते हैं अपन कि कौन सा पॉइंट आएगा। बेटा एडजस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है ना,
एडजस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये अपन की सीधे वर्किंग कैपिटल पे चलें, है ना। तो वर्किंग कैपिटल पे चलने से अपन एक सीधे ही वर्किंग कैपिटल पे चलते हैं। तो सर वर्किंग कैपिटल के मेरे हिसाब से 3 या 4 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 3 एडजस्टमेंट। ट्रेड पेबल्स देखो 27,000 है पिछले साल का, और इस साल का है 75,000। तो बेटा 75,000 माइनस 27,000, तो ये आ रहा है 48,000। 48,000 आप लोगों का डिफरेंस है। 48 से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो प्लस होगा, ठीक है। सर क्या करेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं ये जो 1,08,000 है ना, उसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन अगर एडजस्टमेंट ही नहीं है भाई कोई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के, तो हम सीधे वर्किंग कैपिटल पे चलने लगे, है ना। सर आगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है। सर अब अपन करंट लायबिलिटी हो गई, करंट एसेट पे आ जाते हैं। करंट एसेट पे अपने को इन्वेंट्री दिए हुआ है। इन्वेंट्री अपना क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। इन्वेंट्री अपना बढ़ रहा है, 1,07,000 हो रहा है, 1,07,000 माइनस क्या करेंगे 24,000, तो अपना आ रहा है 83,000। तो बेटा 83,000 बढ़ के हो रहा है, मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस होगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, है ना। आप लोग लिख लेना ब्रैकेट में, आप लोग स्टॉक भी लिख सकते हो, ठीक है। इन्वेंट्रीज जिसको लिखने में ऐसी समस्या हो रही है, स्टॉक भी लिख सकते हो। एक और चीज माइनस हो रही है भैया, एक और चीज क्या माइनस हो रही है, 17,500, है ना। 40,000 माइनस 17,500, तो ये आ रहा है 22,500। तो बेटा 22,500, क्योंकि आपका ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है। मेरे को जरूरत नहीं है ये बताने की कि माइनस क्यों हो रहा है ना। ट्रेड रिसीवेबल अपना क्या है, करंट एसेट है, और करंट एसेट इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। सर इसको मेरे हिसाब से सारी चीजें हो गई है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अपने को निकाल लेना चाहिए। अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अगर नहीं भी निकाल पाओ, तो आप सबसे पहले सबसे सुंदर एक एडजस्टमेंट कर सकते हो कि आप सीधे, क्योंकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पेड नहीं है। तो आप लिखोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ फिगर आएगा, फिर माइनस करोगे इनकम टैक्स पेड, फिर यहाँ डैश लगाओगे। तो उससे बेहतर है कि सीधे ही आप वो लिख दो जो लिखने का है। सर इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 1,08,000, 1,08,000 प्लस 48,000 माइनस 83,000 माइनस 22,500, मेरे को आ रहा है 50,500, है ना। सर क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सर ये ऑपरेटिंग का ना फाइनल ही आंसर है, तो इसको अपन को बाहर लिखना पड़ेगा, और ये लिखेंगे नेट इंक्रीज इन, ओहो, नेट कैश फ्लो या इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सर 50,500 को बाहर लिख देते हैं, 50,500 को अपन बाहर लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। सर अब अपन सॉल्व करना चालू करेंगे। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप बैलेंस शीट में कहीं जाना ही नहीं है। इन्वेस्टिंग कहाँ से हो रहा है, एसेट में, एसेट में ही, नॉन करंट एसेट में ही इन्वेस्ट करते हो आप, ध्यान रखिए। नॉन करंट एसेट आप लोग पहुंच जाइए क्वेश्चन में। आप लोगों को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है, और आप लोगों को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किए हैं, जल्दी से बता दीजिए। कैसे पता चलेगा, सर पिछले साल की 2,52,000 थी, पिछले साल की प्रॉपर्टी 2,52,000 थी,
और इस साल की जो प्रॉपर्टी आ गई है वो है 2,94,000। तो बेटा आप लोगों का कितना बढ़ गया, 42,000 बढ़ गई। तो 42,000 आप लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बढ़ गई लेकिन कैश चला गया। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर एक और परचेज हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख देंगे पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही रहेगा। ठीक है सर, बता दीजिए कितना हुआ है बेटा, 48,000, 18, 2, 3, 4, 30,000, 30,000 यहाँ गया हुआ है ना। तो 5, 6, 7, 72,000, 72,000 बेटा आउटफ्लो है, ये बाहर लिखना था, 72,000 आउटफ्लो है, माइनस में है, ब्रैकेट लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है सर, और बता दीजिए आप क्या करें अपन। सर यहाँ पे तो आप सीधे लिख दीजिए कैश, नेट कैश आउटफ्लो या फिर यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, या तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वॉट एवर यू कैन यूज, उतना कुछ देखा नहीं जाता है ना। आप लोगों को फिगर्स सही करने हैं, आप लोगों को ये नहीं करना है कि इंग्लिश क्या लिख रहे हो। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर फाइनेंस कहाँ जल्दी बता दीजिए, नॉन करंट लायबिलिटी में, फाइनेंसिंग नॉन करंट लायबिलिटी, फाइनेंसिंग में कुछ है क्या। हाँ सर, फाइनेंसिंग कुछ है, नॉन करंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड में है ना। प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, proceeds from issue of share capital, proceeds from issue of share capital। ठीक है, ओके। कितना इशू हुआ शेयर कैपिटल, 30,000। सर प्लस होगा कि माइनस, बेटा पैसा आया है प्लस होगा। सर और कोई आइटम दिख रहा है क्या, देख लीजिए एक बार पूरी बैलेंस शीट देख लीजिए एक बार, और कोई आइटम दिख रहा है क्या। नहीं है और कोई आइटम। 30,000 प्लस में क्या आ जाएगा, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया है, सिर्फ हमको एंडिंग करनी है ना। क्या लिखोगे एंडिंग में, एंडिंग में आपको लिखना पड़ेगा नेट कैश इंक्रीज या नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। और अगर माइनस में आएगा तो डिक्रीज, हम देख लेते हैं प्लस में आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए। बेटा 5500 प्लस 30,000, 8500 माइनस 72,000, बेटा ये प्लस प्लस में ही आएगा, है ना, प्लस वाला ज्यादा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतनी बात समझ में आ गई। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। मेरे ख्याल से आप लोगों का आना चाहिए 80,500 माइनस 72,000, तो ये आना चाहिए आप लोगों का 8,500। ठीक है सर, 8,500 आपका ये आ गया, प्लस क्या कर देंगे बेटा, प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितने आइटम्स जुड़ेंगे, बेटा 2 आइटम्स जुड़ेंगे, मैंने आपको बोला था। आप आ जाइए बैलेंस शीट के नीचे साइड में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, करंट एसेट एक हेड है, करंट एसेट के अंदर सबसे पहला एक सब हेड दिया हुआ है, देखिए करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल लिखा हुआ है ना। ओपनिंग आपका इधर साइड है, प्रीवियस ईयर वाला 2022,
तो 60,000 और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,500, 60,000 प्लस 9,500, 69,500 आपका क्या है, ओपनिंग है, इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये तो प्लस होगा बेटा, है ना, ये दोनों प्लस हो गए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, 54,000 ये आ गया करंट इन्वेस्टमेंट, और 24,000 ये आ गया, है ना, तो ये आ गया 78,000। ओहो, थोड़ा सा ऐसे ही बढ़ा लेते हैं हम, 78,000, तो ये आ रहा है 70,000, 8,000, देखो 8,500 प्लस 69,500, ये भी 78,000 आ रहा है, और अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बैलेंस शीट के हिसाब से 78,000 आ रहा है। बेटा इसका मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करके प्यार से लाइन खींच के क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अपना क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है, बिल्कुल मैच हो गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 2x पर देख रहे होंगे मेरा वीडियो, 2x पर ना देखकर मैं आपको पहले से बता रहा हूँ 1.5x पर देखिए या 1.25x पर देखिए। और अगर आप लोगों के पास इत्मीनान से फुर्सत है और आप लोगों को एक चैप्टर ढंग से करना है, प्यार से करना है, बिल्कुल आराम से देखिए, नॉर्मल स्पीड पे, है ना, और आराम से एक एक चीज नोट करते हुए चलिए। मैं आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो मुझसे पर्सनल डीएम करके या मतलब जैसा भी आप लोग मांग सकते हैं, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करना, नो डिसगस्ट इन द व्हाट्सएप, ठीक है, आप लोग अपना नाम लिखेंगे, अपना स्कूल लिखेंगे, और अगर छिंदवाड़ा से बाहर के हैं तो अपनी सिटी लिखेंगे और अपना क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, जो चाहिए है वो मिल जाएगा, दैट्स इट। ब्रीफ में लिखेंगे, बिल्कुल लंबा मैसेज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप नहीं लिखना है ना, अपने इंटेंशंस क्लियर करना है कि बोलना क्या चाह रहे हो, चाहिए क्या आपको, वो मिल जाएगा 8109321402, ठीक है, ये नंबर आपके पास रहना चाहिए, ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, कोई भी समस्या हो आप लोग व्हाट्सएप पर क्वेरी कीजिए, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओके, गुड बाय।